Hello, friends. Good afternoon to all of you. Welcome to Maluka Ias in this series of lecture in which we are trying to cover sociology syllabus from very innovative point of view. एक बहुत ही इनोवेटिव तरीके से हम यहाँ पे सोशोलॉजी ऑप्शनल को कवर कर रहे हैं. उससे रिलेटेड जो भी डाउट्स बच्चों के माइंड में आते हैं रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग स्ट्रैटेजी, रिगार्डिंग अप्रोच, रिगार्डिंग बुक्स, रिगार्डिंग सोर्सेस दैट दे शुड फॉलो, इन सारे एस्पेक्ट को यहाँ पे हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. कंसिडरिंग कि मेनी ऑफ यू दे डोंट हैव एनी बैकग्राउंड इन सोशियोलॉजी सिलेबस, आप लोगों ने इसे पहली बार पढ़ना स्टार्ट किया है. तो डियर फ्रेंड, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, जब आप किसी नए सब्जेक्ट को पहली बार पढ़ते हैं तो किस तरीके से उस सब्जेक्ट को एनालाइज किया जाए, उसका विश्लेषण किया जाए और किस तरीके से उस सब्जेक्ट को अप्रोच किया जाए, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये सारी चीजें हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं. और देखिए, लास्ट जो मैंने आपके साथ एक इंट्रोडक्टरी क्लास ली थी, इन दैट आई डिस्कस विद यू पीपल कि व्हाट एग्जैक्टली इज द सिलेबस, इसका सिलेबस क्या है एंड हाउ दिस सिलेबस इज वेरी क्लोज टू योर रियल लाइफ. आपकी जो रियल लाइफ है उसके कितना क्लोज है, ये एस्पेक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था. एंड एट दैट टाइम आई डिस्कस विद यू पीपल ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पेपर 1 एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पेपर 2. तो आप में से जिन्होंने भी उस वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज गो थ्रू आवर प्लेलिस्ट एंड वॉच दैट वीडियो. डेफिनेटली इट विल बी वेरी हेल्पफुल. इफ सोशियोलॉजी इज योर ऑप्शनल, आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है. और ये जो दूसरा मैं आपके लिए स्पेशल लेक्चर लाया हूं, दैट इज हाउ टू अप्रोच this particular syllabus from UPSC point of view. That is our approach कि इस सिलेबस को हम अप्रोच कैसे करें. सो डियर फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका पूरा सिलेबस है ये दो पेपर में डिवाइडेड है, पेपर 1 एंड पेपर 2. अगर पेपर 1 को आप देखेंगे तो वहां पे 10 यूनिट्स है. अगर आप पेपर 2 को देखेंगे डियर फ्रेंड्स, तो देयर आर 3 पार्ट्स बेसिकली. यस, व्हाट आई एम सेइंग कि पेपर 1 कंसिस्ट ऑफ 10 यूनिट्स एंड पेपर 2 कंसिस्ट ऑफ 3 सेगमेंट्स, सेगमेंट ए, सेगमेंट बी एंड सेगमेंट सी. 1 बाय 1 मैं इसे ब्रेक करूंगा, डीमिस्टिफाई करूंगा आपके कन्वीनियंस के लिए. इन व्हाट मैनर यू शुड अप्रोच दिस पर्टिकुलर सिलेबस एंड किस तरीके से आप अपने हाई मार्क्स स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं. एक होलिस्टिक अप्रोच. देखिए, जब भी आप कोई सिलेबस देखते हैं और उसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इंडिविजुअली एक एक यूनिट को पढ़ते हैं. बट यहाँ पे जो अप्रोच मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, डेफिनेटली में आपको एक इनोवेटिव अप्रोच लेगा और किस तरह से आप कोई इस सिलेबस को कॉम्प्रहेंड करने की एबिलिटी को बढ़ाएगा. दैट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू. सो इफ यू सी पेपर 1, अगर आप पूरा पेपर 1 देखें तो देखिए पेपर 1 हालांकि ये 10 यूनिट्स में डिवाइडेड है, जिस तरह का सिलेबस यूपीएससी ने प्रिस्क्राइब किया है. बट जब आप सोचते हैं कि पेपर 1 को कैसे अप्रोच किया जाए, आफ्टर डिस्कसिंग दो सिलेबस एस्पेक्ट, ऑल एस्पेक्ट ऑफ सिलेबस, इसे जब आप अप्रोच करने आते हैं तो इस पार्ट को भी, इस पेपर को भी देखिए डियर फ्रेंड, मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. इसको पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी भी आप बोल सकते हैं. पार्ट ए में मैंने क्या रखा है, पार्ट ए में आई केप्ट यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3. यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3, हालांकि ये 3 अलग अलग यूनिट हैं जिस तरह का सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस किया. बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, व्हेन यू आर ट्राइंग टू अप्रोच दिस ऑप्शनल, जब इस सब्जेक्ट को आप अप्रोच करते हैं, इस वैकल्पिक विषय को, तो इनको आप एक यूनिट लेके चले. क्लियर? एक यूनिट लेके इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसमें देखिए सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है. कैसे ये सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस इट गॉट इवॉल्व. जब ये इवॉल्व हो रहा है तो इसके स्कोप को लेके एक डिबेट है कि व्हाट एरिया ऑफ इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी दिस सब्जेक्ट इज गोइंग टू कवर. हमारे इंटेलेक्चुअल वर्ड का वो कौन सा एरिया है जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल कवर करेगा, जिसे बाकी ऑप्शनल कवर नहीं कर पा रहे हैं. इसको लेके एक डिबेट है जिसे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी बोला जा रहा है. और जो थर्ड एस्पेक्ट है डियर फ्रेंड, दैट इज हाउ इट इज रिलेटेड टू अदर सोशल साइंसेस, whether it is a common sensical knowledge or something different. इसके बाद देखिए, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये पूरी डिबेट है, ये सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन में आ जाती है, जो समाजशास्त्र एक विद्या शाखा के रूप में, एक नॉलेज के फॉर्म में उसमें आ जाता है. जब आप इसको बारे में समझते हैं चीजों को, उसके बाद जो एक मेजर डिबेट आती है, दैट इज सोशियोलॉजी एज ए साइंस. क्योंकि हमारे कुछ फाउंडिंग फादर हैं सोशियोलॉजी के, जो कोशिश कर रहे हैं कि इसे एक पॉजिटिव साइंस की तरह से क्या किया जाए, अप्रोच किया जाए और पॉजिटिव साइंस मेथोडोलॉजी को यहाँ पे यूज किया जाए. और जो थर्ड यूनिट है, ये बात करती है कि किस तरह के रिसर्च मेथड यूज किए जाए सोशियोलॉजी ऑप्शनल में. तो ये तीनों जो यूनिट हैं, दे आर वेरी थ्योरेटिकल एंड दे आर ट्राइंग टू गिव यू अ ग्लिम्स. ये आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, सोशियोलॉजी एज अ विषय, ये है क्या बेसिकली.
और अगर आप देखें कि इसको मैं अप्रोच करने के लिए क्या तरीका अपनाऊंगा, सो देखिए इनको हम एक साथ अप्रोच करेंगे। सो जो पहला टॉपिक है यूनिट नंबर 1 का डियर फ्रेंड, दैट डील्स विद मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज इन यूरोप लीडिंग टू इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। तो हम समझने की कोशिश करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि मॉडर्निटी है क्या बेसिकली। जब एक ट्रेडिशनल यूरोपियन सोसाइटी एक मॉडर्न सोसाइटी में कन्वर्ट हो रही थी और बहुत तरह के चेंजेस आ रहे थे, तो मॉडर्निटी का मतलब क्या है? मॉडर्निटी क्या एक एक्सपीरियंस है, मॉडर्निटी एक तरह का सामाजिक परिवर्तन है, मॉडर्निटी एक तरह का बिहेवियरल चेंज है। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि व्हाट एग्जैक्टली इज मॉडर्निटी और किस तरह से मॉडर्निटी आ रही है यूरोप में। एक परंपरागत जो समाज था, एक ट्रेडिशनल जो सोसाइटी थी, कैसे वो मॉडर्न सोसाइटी में कन्वर्ट हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस एक साथ आ रहे हैं। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात है, अर्बनाइजेशन की बात है, फ्रेंच रिवोल्यूशन की बात है, सेकुलराइजेशन की बात है। ये सारे एस्पेक्ट आई विल एक्सप्लेन यू पीपल कि किस तरह से ये जो चेंजेस हो रहे हैं उसका एक इंटेलेक्चुअल आउटकम, ठीक है, कि मॉडर्निटी एक प्रोसेस है, मॉडर्निटी एक आइडिया है, मॉडर्निटी एक एक्सपीरियंस है और मॉडर्निटी के कंपोनेंट क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। सो हम ये सारी चीज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फ्रेंच रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो डिस्कवरीज हुई उस टाइम पे, एक बार जब आपने मॉडर्निटी को समझ लिया, सो हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो मॉडर्निटी है दैट लेड टू इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। सो देखिए एक तरह का कनेक्शन, एक तरह का इंटरलिंकेज। ऐसा नहीं कि आप पहले मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज को अलग से पढ़ लेंगे फिर इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी को पढ़ेंगे। चीजें लिंक्ड हैं बेसिकली। किस तरह से लिंक है कि जब यूरोप में मॉडर्निटी आ रही है, जब यूरोप में अलग अलग तरह के सामाजिक और परिवर्तन हो रहे हैं इंटेलेक्चुअल ले पे, इनलाइटनमेंट की वजह से, रिनेसा की वजह से, तो एक इंटेलेक्चुअल आउटकम है दैट इज इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी। और देखिए जब ये नया सब्जेक्ट इमर्ज हो रहा है तो एक डिबेट हो रहा है इसका स्कोप क्या है, किस तरह से ये बाकी जो सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस, किस तरह से इकोनॉमिक्स, किस तरह से फिलॉसफी, किस तरह से सोशियोलॉजी, इनसे लिंक्ड है या इनसे अलग अलग है। सो ये चीजें, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेस, एक तरह का कनेक्शन है यहाँ पे। और देखिए जब आप बोलेंगे कि सोशियोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है सोशल बिहेवियर की, तो बात आ जाएगी कॉमन सेंस क्या है फिर। सो पीपल विल से कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। सो पूरी जो पहली यूनिट है आप पाएंगे दैट इज डीलिंग विद द ओरिजिन ऑफ द सब्जेक्ट एंड व्हेन सब्जेक्ट गॉट ओरिजिनेटेड, what kind of the debate emerged, that whether it is a common sense or it is something different from common sense। और देखिए जब भी कोई ऐसा सब्जेक्ट ओरिजिनेट होता है तो उसमें ऐसी बात की जा रही है कि उस समय ऑलरेडी जो पॉजिटिव साइंसेस हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनकी रेस्पेक्टेबिलिटी काफी हाई है, इनकी एक्सेप्टेबिलिटी काफी हाई है। सो जो शुरू के हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं, अगर आप यूनिट 2 देखेंगे, अगर मैं यूनिट 2 आपको दिखाऊंगा, तो शुरू के जो फाउंडिंग फादर्स हैं वो एक अटेम्प्ट ले रहे हैं सोशियोलॉजी को एक पॉजिटिव साइंस की तरफ से अटेम्प्ट लेने की, कि एक प्रोजेक्शन ले रहे हैं कि सोशियोलॉजी इज जस्ट लाइक पॉजिटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस से मेरा मतलब ये है कि जो साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक मेथड मीन्स ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक मेथड मीन्स एक्सपेरिमेंटेशन, साइंटिफिक मेथड मीन्स जनरलाइजेशन, ये यूज किए जा सकते हैं किसमें, सोशियोलॉजी में भी। तो ये जो अप्रोच है वो वहीं से आ रहा है। जब आप बोल रहे हैं कि सोशियोलॉजी डिफरेंट है कॉमन सेंस है, आप उसको साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरफ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और जब साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरफ से प्रोजेक्ट करेंगे डियर फ्रेंड, सो बहुत सारी डिबेट आएगी कि डिबेट बिटवीन पॉजिटिविस्ट एंड एंटी पॉजिटिविस्ट, ये भी आपके सिलेबस में एक डिबेट आएगी फैक्ट, वैल्यू और वैल्यू न्यूट्रलिटी की, कि जब आप साइंटिफिक रिसर्च करते हैं तो आपको वैल्यू न्यूट्रलिटी के साथ करना पड़ता है, बट क्या ऐसी वैल्यू न्यूट्रलिटी सोशियोलॉजी में हो सकती है जहां पे ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर की हम क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। सो देखिए ये जो सारा डिबेट है फैक्ट वैल्यू डायकोटमी, और फैक्ट वैल्यू डायकोटमी से एक थर्ड यूनिट आपका स्टार्ट हो जाएगा दैट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। ये पूरा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखिए आप में से काफी लोग एकदम नए हैं, सो मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि जो यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 है, ये इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, और इनको मैं एक ब्लॉक की तरह से देख रहा हूं। तो जब हम इस सिलेबस को स्टार्ट करेंगे तो ये तीनों यूनिट को, इनमें जो रिलेवेंट एस्पेक्ट हैं, इनिशियली आई विल एक्सप्लेन यू जस्ट टू गिव यू ए ग्लिम्स, जस्ट टू गिव एन आइडिया, होलिस्टिक आइडिया कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस सब्जेक्ट, किस तरह से ये सब्जेक्ट इवॉल्व हुआ, क्या वो सर्कमस्टांसेस थी जब ये इवॉल्व हुआ, तो कैसे इससे चैलेंजेस मिले पॉलिटिकल साइंस से, इकोनॉमिक्स से, साइकोलॉजी से, बाकी ऑप्शनल से, और कैसे इसने अपने लिए एक स्कोप कार्व आउट किया। लोगों का ये कहना कि क्या ये कॉमन सेंसिकल नॉलेज है,
वहां से एक डिबेट आ रही है कि नहीं ये एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। जब आप बोलते हैं कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है तो यू हैव टू टेक एन काइंड ऑफ साइड कि सोशियोलॉजी एज ए साइंस, बट क्या आप साइंटिफिक मेथड्स को सोशियोलॉजी में यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? दैट लेड टू ए डिबेट पॉजिटिविस्ट वर्सेस एंटी पॉजिटिविस्ट। और जब पॉजिटिविस्ट और एंटी पॉजिटिविस्ट की डिबेट है तो उसके साथ रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज हैं कि क्या उस तरह की वैल्यू न्यूट्रलिटी जैसे हम फिजिक्स में, जैसे हम केमिस्ट्री में लाते हैं, क्या वैसी वैल्यू न्यूट्रलिटी के साथ हम सोशियोलॉजी को स्टडी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? यहाँ पे एक बात आती है नोमोथेटिक और इडियोग्राफिक की, और वहीं से शुरुआत हो जाती है आपके थर्ड यूनिट की कि किस तरह के रिसर्च मेथड्स आप यूज करेंगे, क्वालिटेटिव मेथड यूज करेंगे या क्वांटिटेटिव मेथड यूज करेंगे। सो देखिए ये सारा जो एस्पेक्ट है, अगर आप एक लेमैन है जिसको सोशियोलॉजी का कोई नॉलेज नहीं है, तो ये तीनों यूनिट बस आपको एक फील दे रहे हैं कि ये एक सोशल साइंसेस डिसिप्लिन है जिसमें अटेम्प्ट लिया जा रहा है इसको साइंस की तरफ से प्रोजेक्ट करने का, बट इसके कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से साइंटिफिक एक्यूमेन के साथ आप सोशियोलॉजिकल रिसर्च तो करेंगे बट आप वैल्यूज और मोटिव्स को इग्नोर नहीं करेंगे। ये बात हम फर्स्ट ब्लॉक में डिस्कस करेंगे, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, जिनको मैं एक साथ लेके आपको अप्रोच करूंगा। इन 3 यूनिट को अलग अलग आपको अप्रोच नहीं करना डियर फ्रेंड, यू शुड कंसीडर इट एज अ सिंगल ब्लॉक। Once you consider it as a single block, you will develop your hold over this discipline and what all debate that emerged when sociology emerged as a distinct discipline। तो ये जो पहला ब्लॉक है जिसके अंदर मैंने यूनिट 1, 2 और 3 को एक साथ रखा है, why I kept it together that you people will be able to understand। एक बार आपने इसे समझा, इसके जो रिलेवेंट एस्पेक्ट है उसे समझा, उसके बाद सीधे आप आ जाएंगे आपके सिलेबस का जो मेन पार्ट है। मेन पार्ट मतलब ये 6 थिंकर्स, एमिल डर्कीम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, टैलकट पार्सन, आर.के. मर्टन एंड जी.एच. मीड। Why I'm calling it main part dear friend, because that is the heart and soul of this entire syllabus। You need to understand these thinkers। These thinkers are those whom I am referring as repeatedly that they are the founding father of sociology। Their writings, इनकी writings, इन्हीं की जो राइटिंग्स हैं वही अर्ली राइटिंग की तरह से इमर्ज हुई सोशियोलॉजी में। और वो कौन सा एरिया है जिसके बारे में इन्होंने कमेंट नहीं किया? दे टच ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, फैमिली, मैरिज, किनशिप, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, इनइक्वालिटी, इक्वालिटी, पॉलिटिकल सिस्टम, चेंज, सारे एस्पेक्ट को ये टच कर रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट कि जब ये यूरोप में चेंजेस हो रहे थे और एक नए तरीके का समाज इमर्ज हो रहा है, तो ये जो 3 स्कॉलर्स हैं जिनको मैं एमिल डर्कीम बोल रहा हूं, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर, इन्हें हम क्लासिकल थिंकर्स में रख रहे हैं। और ये जो थिंकर्स हैं पार्सन्स, मर्टन एंड मीड, इन्हें हम लेटर डे थिंकर्स में रख रहे हैं। सो इनको आप बहुत अच्छे से समझेंगे और इनको समझाने के लिए एक मैं पर्सपेक्टिव आपके साथ एक फ्रेमवर्क यूज करूंगा। इनका बेसिकली इनका जो पूरा बैकग्राउंड है, क्लियर, इनका बायोलॉजिकल बैकग्राउंड, इनका सोशल बैकग्राउंड, दैट आई विल डिस्कस विद यू पीपल। देन आई विल डिस्कस what was their basic perspective, उनका पर्सपेक्टिव क्या रहा इस सोसाइटी के बारे में। उस बेसिस ऑफ दैट पर्सपेक्टिव उनके अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, बिकॉज दीज स्कॉलर्स दे आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, और अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट मैटर व्हाट मेथोडोलॉजी सोशियोलॉजी शुड यूज, दैट दे ट्राई टू एक्सप्लेन। और उसी के अकॉर्डिंग इनकी कुछ केस स्टडीज हैं। सो उनका सोशल और बायोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है, उनकी सोच क्या है समाज के बारे में, और उसके अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी का क्या सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू दैट सब्जेक्ट मैटर किस तरह की मेथोडोलॉजी सोशियोलॉजिकल रिसर्च के लिए यूज करनी चाहिए, और उसे यूज किया है उन्होंने कुछ केस स्टडीज में। और ये जो एस्पेक्ट है डियर फ्रेंड, इसको हम काफी ज्यादा टाइम देंगे, बिकॉज दैट इज द मेन एस्पेक्ट, that is a core, that is a crux of your sociology syllabus from paper 1 perspective। और एक बार अगर आपने इन पे अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली dear friend, same thinkers, ये जो same thinkers हैं, that I'm going to use in all these social institutions, जिसको मैंने आपके लिए थर्ड पार्ट रखा है इसमें। सो पेपर 1 का जो पार्ट 1 है उसमें हम पेपर 1 की यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 को एक साथ अप्रोच कर रहे हैं। देन जो यूनिट 4 है इसको हम एक पूरा मेन पार्ट मान के चल रहे हैं, हालांकि ये है तो एक ही यूनिट आपके सिलेबस की, बट दिस इज अ क्रक्स, दिस इज अ हार्ट, दिस इज अ सोल ऑफ दिस एंटायर सिलेबस। और एक बार आपने इसे समझ लिया डियर फ्रेंड, वंस यू अंडरस्टूड दैट पर्टिकुलर यूनिट दैट आई एम रेफरिंग एज मेन यूनिट, उससे आपको अप्लाई करना है इन सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस में। तो स्ट्रैटिफिकेशन में हम बात करेंगे पार्सन की,
स्ट्रैटिफिकेशन में हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स की, स्ट्रैटिफिकेशन में हम बात करेंगे वेबर की। उसी तरह से हम जब पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो हम फिर से बात करेंगे मैक्स वेबर की, फिर से बात करेंगे टैलकट पार्सन्स की, फिर से बात करेंगे कार्ल मार्क्स की। सो जब हम सोशल चेंज की, रिलीजन की, या फैमिली एंड मैरिज की, इकोनॉमी एंड सोसाइटी की बात करेंगे तो दीज आर द इंस्टीट्यूशंस, ये आपके समाज के, ये आपकी सोसाइटी के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं। और जब हम इन इंस्टीट्यूशंस को समझेंगे तो एक फ्रेमवर्क हम फॉलो करेंगे। देयर आर सर्टेन theories of social change, theories of religion, theories of stratification, theories of power. So ये जो theoretical approach है, theory का मतलब क्या? theory का मतलब कुछ generalizations जो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि source of power क्या है, distribution of power कैसा है, ये सोसाइटी के लिए सही है या गलत है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस तरह के कुछ जनरलाइजेशंस किए गए हैं कि सोर्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन सोसाइटी के लिए क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, वेदर वी विल बी एबल टू क्रिएट एन इगैलिटेरियन सोसाइटी और नॉट। सो ये सारे जो यूनिट्स हैं, रिलीजन एंड सोसाइटी, स्ट्रैटिफिकेशन, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, सोशल चेंज, आप अपने सिलेबस में देखेंगे दे स्टार्ट विद theories of social change, theories of religion, theories of power, theories of stratification. So यहाँ पे फिर से यूज होगा इन स्कॉलर्स का जिन्होंने ऐसे थेराइजेशन देने की कोशिश की है। सो देखिए whatever we learn in part B, that is in these thinkers part, that we are going to use in this part C, that I am referring as social institution. So different social institution में अगेन हम इन थिंकर्स को यूज करेंगे और कुछ कुछ जगहों पे हम नए थिंकर्स को यूज करेंगे डिपेंडिंग अपॉन आवर नीड। सो कई बार लोग जो सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं वो ऐसा जनरलाइजेशन करते हैं कि सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट स्कॉलर्स, सोशियोलॉजी इज ऑल अबाउट मगिंग अप, बस याद करने की जरूरत है। डियर फ्रेंड, ऐसा नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड आफ्टर कवरिंग पेपर 1 फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट, this fourth unit we are taking as a main unit, and we will give maximum time to this unit. And once you understood it in a very easy manner, इनके जो थॉट हैं उनको कंटेम्पररी सोसाइटी के साथ मैं रिलेट करूंगा। क्लियर? सो जो ब्यूरोक्रेसी का थॉट है, जो रिलीजन का थॉट है, एमिल डर्कीम का, जो कार्ल मार्क्स का जो मार्क्सिज्म है 21st सेंचुरी में इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, डेवलपिंग सोसाइटी इन जनरल के कॉन्टेक्स्ट में, डेवलप सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में। सो ये सारी चीजें हम आपके साथ रिलेट करेंगे जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यू नो द थ्योरी एंड यू नो द एप्लीकेशन पार्ट, बिकॉज यूपीएससी हैज आस्क्ड application part. Many time it happened that student understood the theory part, but they are not able to apply in contemporary realities. So आप UPSC के questions देखेंगे तो you will find that latent and manifest function, एक concept दिया है आर.के. मट्टन ने, उसके context में contemporary कुछ चीजें पूछी हैं UPSC ने। So देखिए, जब तक आप इन्हें contemporary reality के साथ relate नहीं करेंगे, you may not be able to develop a kind of confidence over these areas. So main part, that is unit 4, that is these 6 thinkers, they are very relevant from your preparation point of view. And once you understood that, we will apply in these social institutions like stratification, politics and society, religion and society, social change, family and marriage, economy and society, इनमें हम इन्हें apply करेंगे. So once we have understood, if you see this last line I have mentioned, once you have understood sociological thinkers, we have to apply them in all these social institutions. So देखिए, इस तरीके से एक हमारा अप्रोच होगा पेपर 1 को कवर करने का. Some of you have asked कि please tell us कि how to approach sociology as an optional. So that's what I am bringing it, कि आपको एक आइडिया मिल जाए as a new person who has no background about sociology कि कैसे आपको अप्रोच करना है, रादर कि एक एक लाइन को आप अलग अलग यूनिट को सेग्रीगेटेड मैनर में पढ़ रहे हैं. यू नीड टू डेवलप दिस काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच. उसके बाद चीजें आपको काफी इजी लगेंगी. तो देखिए, जब आप डियर फ्रेंड्स व्हेन यू रीच पेपर 2 बेसिकली है, सो जब आप पेपर 2 में आते हैं तो देखिए पेपर 2 का जो हेडिंग है, टाइटल है, दैट इज इंडियन सोसाइटी. पेपर 2 का जो टाइटल है इंडियन सोसाइटी के बारे में. और यहाँ पे भी देखिए जो सिलेबस है वो क्लियरली डिफाइंड है 3 सेगमेंट में, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी. सिलेबस में किस तरह से मेंशन है? इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडियन सोसाइटी. So there are certain scholars, just like in paper 1 we discuss about 6 scholars. 6 scholars, और ये जो सारे scholars हैं इनका एक अपना अप्रोच है.
इनका एक अपना पर्सपेक्टिव है। कोई इसमें से कन्फ्लिक्ट स्कॉलर बोला जा रहा है, कोई उसमें फंक्शनलिस्ट बोला जा रहा है, कोई स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट बोला जा रहा है। सो इस तरह से अलग अलग अप्रोचेस हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव है, दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल। उसी तरह से अगर आप पेपर 2 में देखेंगे तो जो पेपर 2 में जो फर्स्ट पार्ट है डियर फ्रेंड, दैट आई एम सेइंग इट डील्स विद सोशियोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ थ्योरेटिकल मॉडल। सो जो थ्योरेटिकल मॉडल आपने पढ़ा है पेपर 1 में, उसे यहाँ पे अप्लाई करना है। लाइक देयर इज वन स्कॉलर G.S. Gure and G.S. Gure and his Indological approach, M.N. Srinivas and his structural functionalist approach, then A.R. Desai and his Marxist approach. So अगर आपने मार्क्सिज्म के बारे में पेपर 1 में पढ़ा, कार्ल मार्क्स के बारे में, और स्ट्रैटिफिकेशन में भी मार्क्सिस्ट स्कॉलर के बारे में पढ़ा, उसके उस सोच के साथ इंडियन सोसाइटी को स्टडी करने की कोशिश की A.R. देसाई ने। जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म हम डरकीम का, मर्टन का, पार्सन का पढ़ेंगे, उस पर्सपेक्टिव से M.N. श्रीनिवास ने इंडियन सोसाइटी को अप्रोच करने की कोशिश की है। अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है, कास्ट, रिलीजन, ट्राइब, इन सबको स्टडी करने की कोशिश की है। सो व्हाट आई नीड टू से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, देखिए पेपर 1 में जो आपने अंडरस्टैंडिंग बनाई अलग अलग थिंकर्स, अलग अलग स्कॉलर्स के बारे में, सम इंडियन थिंकर्स आर देयर, दे आर ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस यू इंडियन सोसाइटी, वेरियस कंपोनेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी फ्रॉम दोस थ्योरेटिकल मॉडल। उसी थ्योरेटिकल मॉडल को इंडियन सोसाइटी में, if not with full justification, at least with partial justification, they are trying to introduce in context of Indian society. So that is part A. That I am saying as part A. That is a kind of introduction to Indian society from the perspective of these theoretical model that we have already understood in paper 1. जो theoretical model हमने paper 1 में already discuss किए हुए हैं, उन्हें अप्लाई करते हुए कुछ स्कॉलर्स इंडियन सोसाइटी को, भारतीय समाज को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो कंपोनेंट है यहाँ पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट कंपोनेंट इज इंडियन सोशल स्ट्रक्चर। तो देखिए, जब आप इंडियन सोशल स्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं बेसिकली, तो आपको वो सारे कंपोनेंट लगते हैं कि जो भारतीय समाज है, जो इंडियन सोसाइटी है, उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह की यूनिट्स हैं, रूरल एंड अग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर, कास्ट सिस्टम, ट्राइब्स इन इंडिया, social classes in India, system of kinship, religion in India. So whatever we discuss in first paper, ठीक है, फर्स्ट पेपर में हमने कुछ चीजें डिस्कस की, पावर इनइक्वालिटी की बात की, स्ट्रैटिफिकेशन की बात की, वो सारा एक जनरल आइडिया है। सेकेंड पेपर में जब आप आ रहे हैं तो हम भारतीय समाज का जो स्ट्रक्चर है, इंडियन सोसाइटी का जो सोशल स्ट्रक्चर है, दैट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कास्ट बेस्ड डिवीजन इन इंडियन सोसाइटी. We are trying to understand about a particular segment of Indian society known as tribe, or within Indian society, different kind of the class structure like agrarian class structure, industrial class structure, middle classes in India. This thing we are considering as one block. देखिए, इस पूरे एस्पेक्ट को मैंने एक ब्लॉक डिस्कस किया है। देखिए, एक बार आपको इंडियन सोसाइटी इंट्रोड्यूस कराया इन थिंकर्स ने, वेरियस कंपोनेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी दे मेड यू टू अंडरस्टैंड. आफ्टर दैट we will develop a holistic idea that what exactly is Indian society all about, भारतीय समाज है क्या, और उसके अलग अलग कंपोनेंट क्या हैं, एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर, मिडिल क्लासेस इन इंडिया, कास्ट इन इंडिया, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. और यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है डियर फ्रेंड, थर्ड पार्ट इज चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस काइंड ऑफ द क्लास स्ट्रक्चर. सो चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि अगर मैंने यहाँ पे आपको कास्ट सिस्टम के बारे में बताया कि भारतीय जो समाज है उसकी एक रियलिटी है जाति व्यवस्था, किस तरह से उस कास्ट सिस्टम में चेंज आ रहा है और किस तरह से उस चेंज की वजह से इंडियन सोसाइटी में कास्ट कन्फ्लिक्ट हो रहा है, दैट यू विल फाइंड इन योर सिलेबस, दैट इज मेंशन इन पार्ट सी. यहाँ पे मैंने आपको रूरल एंड अग्रेरियन स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि जो ग्रामीण और जो कृषि वाला जो सामाजिक स्ट्रक्चर है उसमें हमने समझने की कोशिश की. बट पार्ट सी में क्या है, ग्रीन रिवोल्यूशन है, पार्ट सी में लैंड रिफॉर्म है. मतलब पार्ट सी में इंपैक्ट है किस पे, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन और लैंड रिफॉर्म की वजह से ये जो अग्रेरियन स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन क्या आ रहे हैं, उसमें चेंज क्या आ रहे हैं. यहाँ पे अगर मैंने आपके साथ डिस्कस किया अग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर के बारे में, तो पार्ट सी में वेरियस सोशल मूवमेंट्स हैं. वेरियस सोशल मूवमेंट में आप पाएंगे देयर इज वन कैटेगरी ऑफ मूवमेंट नोन एज फार्मर्स मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट. पार्ट बी में मैंने आपको कास्ट के बारे में काफी डिटेल में बताया. पार्ट सी में वहां पे बैकवर्ड क्लास मूवमेंट है.
दलित मूवमेंट है, मतलब जो पार्ट सी है उसका जो मेन फोकस है वो इस जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या परिवर्तन आ रहे हैं, उनके बारे में बात की गई। सो डियर फ्रेंड, दिस शुड बी योर अप्रोच कि फ्रॉम द थ्योरेटिकल मॉडल you understood Indian society in terms of M.N. Srinivas, in terms of G.S. Gure, in terms of A.R. Desai. Then we are trying to understand structure of Indian society, various component of is this structure, और उन structure में क्या changes आ रहे हैं, क्या परिवर्तन आ रहे हैं. That is the aspect of part C that is dealing with ट्रांसफॉर्मेशन और चेंजेस इन इंडियन सोसाइटी, और उसकी वजह से जो कास्ट कंफ्लिक्ट हो रहे हैं, उसकी वजह से जो सोशल मूवमेंट्स हो रहे हैं, इन बातों को बताया गया है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको हाईलाइट करना चाह रहा हूं, जब हम इस पेपर को अप्रोच करते हैं तो बहुत सारी यूनिट्स ऐसी हैं डियर फ्रेंड जो ओवरलैपिंग है। बेसिकली ओवरलैपिंग से मेरा मतलब यह है कि देखिए यहां पे आप पाएंगे कि रिलीजन इन इंडिया यहां पे है, ठीक है, यहां पे आप पाएंगे सिस्टम ऑफ किनशिप, यहां पे आप कास्ट सिस्टम एज अ काइंड ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम इंडिया में पाएंगे। इसी तरह से इन अ सिमिलर मैनर इन पेपर 1 यू विल फाइंड दैट देयर आर सर्टेन यूनिट्स, रिलीजन एंड सोसाइटी यहां पे भी है, फैमिली एंड मैरिज यहां पे भी है, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी यहां पे भी है। सो व्हाट आई मीन टू से कि देयर आर सर्टेन यूनिट्स which are overlapping. So when we will try to approach stratification, inequality from paper 1 perspective, at the same time we will try to cover paper 2 caste system also, that is stratification in context of Indian society. क्योंकि देख क्वेश्चंस कैसे पूछे गए, देख क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए, कास्ट एंड क्लास, कास्ट इज क्लास इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, कास्ट बेस्ड सोसाइटी इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू क्लास बेस्ड सोसाइटी। मतलब ये जो इस तरह के पेपर 1 और पेपर 2 को मिक्स करके क्वेश्चंस हैं, क्योंकि क्लास बेस्ड सोसाइटी के बारे में आप पेपर 1 में पढ़ते हैं और कास्ट बेस्ड इंडियन सोसाइटी के बारे में पेपर 2 में पढ़ते हैं। तो व्हेन वी विल डिस्कस स्ट्रैटिफिकेशन इन पेपर 1, सोशल इनइक्वालिटी इन पेपर 1, एट द सेम टाइम डियर फ्रेंड वी विल डिस्कस these ideas in context of Indian society also, that is caste is a peculiar kind of the stratification, a specific kind of the stratification in context of Indian society. जब हम politics and society discuss करेंगे कहां पे, पेपर 1 में, जहां पे यहां पे मेंशन है, देखिए यहां पे हम origin of nation, origin of state, idea of democracy फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे। उसी के साथ ही साथ हम सेकेंड पेपर भी कॉन्टेक्स्ट में देखें कि अगर इस तरह से वेस्टर्न सोसाइटीज में स्टेट का आइडिया ओरिजिनेट हुआ है तो इन व्हाट मैनर इट गॉट ओरिजिनेटेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, व्हाट आर द पैरेलल, व्हाट आर द डिफरेंसेस, दिस विल गिव यू अ वेरी होलिस्टिक आइडिया, स्टेट, नेशन, डेमोक्रेसी, पीपल्स पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टीज इन जनरल एज वेल एज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। इससे आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर पाएंगे। तो जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा कि फंक्शनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज with special reference to India has shown number of contradictions with respect to Western European society, तो ये जो comparison draw करना है dear friend, you will be able to draw in a much better manner, क्योंकि आपने एक holistic approach से चीजों को पढ़ा हुआ है। तो there are certain units like system of kinship, like family and marriage, ये दो यूनिट अलग अलग तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 में मेंशन है। सो जब भी हम इन्हें पढ़ेंगे, फैमिली के बारे में, मैरिज के बारे में, किनशिप के बारे में, so general sociological ideas so we will get from paper 1, same thing we will apply in context of paper 2, so that you will be able to handle those questions that are not confined within a particular paper. So दो तरह के इंटरकनेक्शंस हो सकते हैं, दो तरह के इंटरकनेक्शंस होते हैं। एक तो इंट्रा पेपर इंटरकनेक्शन होता है। इंट्रा पेपर इंटरकनेक्शन मींस यूनिट 4 में आपने एमिल डर्खीम के बारे में पढ़ा, और जब आप रिलीजन एंड सोसाइटी के एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें भी कुछ डर्खीम के बारे में पूछ दिया गया है। तो ये इंट्रा पेपर के अंदर ही यूनिट 4 और रिलीजन एंड सोसाइटी के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। एट द सेम टाइम देयर आर इंटर पेपर कनेक्शन मींस पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में भी कनेक्शंस हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जनरल सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट डियर फ्रेंड you are studying in paper 1, that you should be in a position to apply in context of paper 2 such kind of the questions. Very often such kind of the question UPSC has asked, और बच्चे इन्हें अटेम्प्ट करने में सक्षम नहीं हो पाते, हिचकिचाहट हो जाती है क्योंकि उन्होंने चीजों को अलग अलग करके पढ़ा है। तो this can be our approach, this is going to be our approach in all these classes, that
इंट्रा पेपर इंटरकनेक्शंस एंड इंटर पेपर इंटरकनेक्शंस, इस तरह से चीजों को आपको अप्रोच करना है. सो हाउ टू अप्रोच सोशियोलॉजी ऑप्शनल फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. आई होप डियर फ्रेंड्स यू वुड हैव अंडरस्टूड कि किस तरह से हमने पेपर 1 को भी जो 10 यूनिट में डिवाइडेड है उसे 3 सेगमेंट में डिवाइड किया और एक अप्रोच लेने की कोशिश की कि इस तरह से इजी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से हम अप्रोच कर पाएंगे. What is the significance of unit 4, that is thinkers part, that I discuss with you people in detail, and how to use those thinkers, their relevance in context of contemporary society and their relevance in context of other units of paper 1, that also I discuss with you people. यूनिट जब आप पेपर 2 की बात करते हैं तो पेपर 2 को भी हमने देखिए 3 पार्ट में डिवाइड किया और इस तरह से आप पेपर 2 को अप्रोच करेंगे और वो जो यूनिट्स हैं डियर फ्रेंड विच आर ओवरलैपिंग, that we will cover in one go basically. ऐसा नहीं कि एक बार आपने फैमिली, मैरिज, किनशिप, एक बार स्ट्रैटिफिकेशन, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पेपर 1 में पढ़ लिया और अगेन सेपरेटली आप पेपर 2 में पढ़ रहे हैं. तो देयर शुड नॉट बी डुप्लीकेशन ऑफ योर एफर्ट. यू शुड स्टडी इन पेपर 1 एंड यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिमिलर कॉन्सेप्ट इन पेपर 2. ये आपको एक होलिस्टिक आइडिया देगा. इसे आप वेरीफाई कर सकते हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दैट व्हाट काइंड ऑफ द इंटरकनेक्शंस यूपीएससी इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू. वो ये नहीं सोच रहे हैं कि आप बस एग्जाम के लिए सिलेबस को पढ़ के चले आ रहे हैं और वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देंगे और आप उसको वहां पे अटेम्प्ट कर देंगे. ऐसा नहीं है डियर फ्रेंड. देयर आर पीपल हु आर वेरी टैलेंटेड पीपल, वो आपके पेपर को फ्रेम करेंगे. और जब तक इस तरह का एक सिस्टमैटिक अप्रोच आपके पास नहीं होगा, इट विल बी डिफिकल्ट टू अप्रोच दीज क्वेश्चंस. आई होप दीज थिंग्स यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. बहुत ही इजी तरीके से मैंने इन चीजों को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और ये अप्रोच, इस तरह का इनोवेटिव अप्रोच डेफिनेटली आपको इस एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू.